अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम इंशाल्लाह वीक 10 का लेक्चर 3 करेंगे और स्टार्ट हम करेंगे आज कॉम फिल्टर से। कॉम फिल्टर आपके चैप्टर नंबर 5 में 4.5 टॉपिक है। और कॉम फिल्टर एक्सटेंशन है नॉच फिल्टर की, जिसको हम लोगों ने लेक्चर 2 में पढ़ा था। और नॉच फिल्टर इस्तेमाल होता है टू एलिमिनेट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल ओमेगा नॉट, अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करें तो ठीक है। और अगर हम प्रिंसिपल रेंज की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल माइनस पाई से पाई की प्रिंसिपल रेंज की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर दो फ्रीक्वेंसीज की एलिमिनेशन की बात करेंगे, ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट। तो कॉम फिल्टर की हम जब बात करते हैं तो कॉम फिल्टर नॉच फिल्टर की एक्सटेंशन इस तरह से है कि कॉम फिल्टर में हम अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इस फिल्टर की डिफरेंस इक्वेशन लिखी जाती है इस तरह। ठीक है, आपको देख के नज़र आ रहा होगा कि हम लोगों ने इस तरह का एक फ़िल्टर, एक मूविंग एवरेज फ़िल्टर पढ़ा था जिस वक्त हम लोगों चैप्टर 2 में सिस्टम्स की इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो ये एक FIR सिस्टम है और m+1 इंडिकेट करता है कि कितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमने एलिमिनेट करनी है। तो अगर m+1 लिखा जाएगा, जिस मतलब ये इस इक्वेशन में, तो m नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट होंगी। m फ्रीक्वेंसीज will be eliminated, ठीक है। why not m+1, इसको थोड़ी देर में देखते हैं। तो ये तो हमारे पास सिस्टम की हो गई डिफरेंस इक्वेशन। और अगर हम इस सिस्टम के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को प्लॉट करें, यानी कि एच जी ओमेगा, और चूंकि हम उसका एम्पलीट्यूड रिस्पांस प्लॉट करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको 0 से लेकर पाई तक प्लॉट करके लिखना चाह रहे हैं तो इसका रिस्पांस कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। मतलब ये ओमेगा 1, ये ओमेगा 2 अप टिल ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये ओमेगा m होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास m एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसीज हो गई जो कि एलिमिनेट होंगी, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली वहाँ पर 0 वैल्यू हो जाती है ट्रांसफ़र फंक्शन की या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की। अच्छा, मज़ीद थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस तरह के सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, अगर हम इस इक्वेशन के क्रॉस जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, ठीक है, और फिर y ऑफ z और x ऑफ z को इकट्ठा करें तो ट्रांसफ़र फंक्शन हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक हो गया। और फर्दर इस इक्वेशन को भी हम एक क्लोज फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इस इक्वेशन की, विच इज़ ठीक है। ये जी इनवर्स इस वजह से आ रहे होंगे, बेसिकली जी की पावर ऑलरेडी नेगेटिव में है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया इसका ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, और अगर हम मैं आपको इसका जी डोमेन डायग्राम भी दिखाना चाह रही हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि अभी आपको इसकी समझ आएगी, लेकिन हम एक दफ़ा इसकी जो जी डोमेन डायग्राम भी देख लेते हैं और फिर उसको फर्दर आगे डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, हम लोगों ने देखा भी ये है कि कॉम फिल्टर की FIR इक्वेशन इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, डिफरेंस इक्वेशन। उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, उसका जो एम्पलीट्यूड रिस्पांस है, जिसमें एग्जैक्टली हमें नज़र आ रहा है कि m फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टिल ओमेगा m एलिमिनेट होंगी, ठीक है। और उसका ट्रांसफर फंक्शन हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म लेकर इस तरह से लिखा।
तो आगे हम इसका जी डोमेन डायग्राम इस सिस्टम की थोड़ी वो भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमें नॉच फिल्टर की वजह से पता है कि जो फ्रीक्वेंसी हम एलिमिनेट करना चाहते हैं हम एग्जैक्टली उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक ज़ीरो प्लेस करते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम कम से कम ये कह सकते हैं कि अभी हम m फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे z डोमेन में यूनिट सर्कल के इर्द गिर्द कुछ m ज़ीरोज़ प्लेस किए जाएंगे। ठीक है, अगेन ये कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा जाना पे जाना नहीं लग रहा तो नॉच फिल्टर को फिर से समझने की ज़रूरत है। तो एक कॉम फिल्टर जिसमें एग्जैक्टली m फ्रीक्वेंसीज हमने एलिमिनेट करनी है, उसमें m ज़ीरोज़ रखे जाएंगे। ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज टू, आई मीन फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। कि ऐसा क्यों होता है, मैं इसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर से आएगी। तो जो ये वाला पहला ज़ीरो है, ठीक है, इसका जो एंगल बनेगा वो होगा ओमेगा 1। ठीक है, ओरिजिन के साथ, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 को एलिमिनेट करने के लिए प्लेस किया गया है। इसके बाद ये जो दूसरा ज़ीरो है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट करने के लिए रखा गया है ऑफ कोर्स ये ओमेगा 2 है। ठीक है, और इसका ये हमें कैसे पता कि ये जो एंगल रियल एक्सिस के साथ बना रहा है ये ओमेगा 2 होगा। तो इसी तरह से जो लास्ट ज़ीरो रखा गया है इस जगह पर, ठीक है, इसका अगर हम एंगल देखना चाहें जो कि ये बनेगा, दैट वुड बी ओमेगा m, विच मीन्स कि ये जो mth फ्रीक्वेंसी है जिसको हम ओमेगा m से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी एलिमिनेशन के लिए ये ज़ीरो रखा गया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि जितना डिफरेंस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के दरमियान है, ओमेगा 1 और ओमेगा m यानी कि जो लास्ट ज़ीरो और फर्स्ट ज़ीरो है उसके दरमियान ये डिफरेंस डबल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है वो हम थोड़ी सी देर में देखते हैं। तो बेसिकली ये एक पोल ज़ीरो डायग्राम है कॉम फिल्टर की, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि एग्जैक्टली m नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड ज़ीरोज़ अपार्ट फ्रॉम दीज टू आर प्लेस्ड अराउंड यूनिट सर्कल, जो कि हर ज़ीरो को एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एलिमिनेट करने के लिए प्लेस किया गया है। ठीक है, तो प्रिसाइज उनकी पोजीशन या लोकेशन होती है। अच्छा, यहाँ से आगे हम थोड़ा सा तो हम ये ज़रा देख लेते हैं कि एक कॉम फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस यानी कि h e टू पावर j ओमेगा का एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है। स्टार्ट हम ऑफ कोर्स ट्रांसफर फंक्शन वाली एक्सप्रेशन से ही करेंगे। हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन का एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह से। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए हम z की जगह e टू पावर j ओमेगा प्लग इन करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की रिप्रेजेंटेशन। और फर्दर हम लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, z की जगह e रेज़ टू पावर j ओमेगा आ गया। तो ऑफ कोर्स अगर -1 उसकी पावर में है तो यहाँ पर भी वो -1 अपीयर होगा। हम लोगों ने इस तरह का एक सवाल पहले भी सॉल्व किया था। अब हम सिंपली यूँ करेंगे कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक दफ़ा लिख के दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से लेना है और फिर प्रॉब्ली आपको थोड़ा याद भी आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर आप न्यूमरेटर को देखो तो इसमें जो एक्सपोनेंशियल की टर्म है उसे स्प्लिट करके हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक हो गया, 1/2 कर दिया। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। आगे फर्दर
इस टर्म मतलब एक टर्म को न्यूमरेटर में और एक टर्म को डिनोमिनेटर में 1 अपॉन करके लिखा जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इस वक्त नेगेटिव साइन के साथ अपीयर हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ठीक है, ये सारा न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और उसके बाद वन डिवाइडेड बाई e raised to power j ओमेगा बाई 2। आई होप कि आपको एटलीस्ट समझ आ रही है कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ठीक है, बाकी यू कैन ऑफ कोर्स रिप्रोड्यूस दिस डेरिवेशन बाय योरसेल्फ। ओके, आगे हम एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। और यहाँ पे मैं अब लास्ट एक्सप्रेशन लिखने लगी हूँ। आई एम क्वाइट होपफुल कि आप उसको सॉल्व करोगे तो इस एक्सप्रेशन तक पहुँच जाओगे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हमने एलसीएम लिया तो जो हमारे पास उनके अपने रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर्स हैं उनको सॉल्व करके ये चीज़ लिखी जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो लेफ़्ट ओवर एक्सप्रेशंस हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस हैं, उनको हम कंबाइन करके साइन का एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, जो न्यूमरेटर में दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको कंबाइन करके ये एक्सप्रेशन आ गया साइन का, और डिनोमिनेटर में जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन से उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में साइन ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है कॉम फिल्टर का। तो एक चीज़ और अगर आप देखो कि इसमें जो हमारे पास एम्पलीट्यूड रिस्पांस है वो डेवलप होता है इस तरह से। ठीक है, मतलब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का एम्पलीट्यूड है, और अगर हम उसका फेस देख, चलो इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख भी देते हैं ताकि ओके, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया। ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये सिंपल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का एम्पलीट्यूड है। और अगर हम देखना चाहें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का फेज या फेज रिस्पांस उसका, तो वो इसके बराबर है। ठीक है, ऊपर कंबाइन करके लिखा है, नीचे हम लोगों ने एम्पलीट्यूड रिस्पांस और फेज रिस्पांस अलग अलग करके लिखे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इससे पहले जो एक इस तरह की डायग्राम देखी थी, ये चीज़, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक, वो हमें ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये अगर आप इसको मैटलैब में प्लॉट करना चाहो, एन की कोई भी वैल्यू आप रख लो अपनी मर्जी से और ओमेगा को वेरी करो 0 से लेकर पाई तक, तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ मैटलैब में प्लॉट होके मिलेगी। ठीक है, या ये इस एक्सप्रेशन से आया है। ओके, अब हम ज़रा वापस ट्रांसफर फंक्शन पे जाते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने थोड़ा पोल्स और ज़ीरोस को देखना है, प्लस वो जो मैंने आपसे एक ऑलरेडी बात कही थी कि ओमेगा 1 और ओमेगा m, यानी कि पहला ज़ीरो और लास्ट ज़ीरो उसके दरमियान डिफरेंस ज़्यादा है, वो क्यों है। तो थोड़ा सा हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है, फिर डिज़ाइन करना सीखना है कॉम फिल्टर को। ओके, तो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा गया था। ठीक है, अब ये तो हमारे पास एक गेन हो गया, इसको हम थोड़ी देर के लिए अगर साइड पे रखें और पोल्स और ज़ीरोस की बात कर लें। तो सबसे पहले तो हम ज़रा पोल को देख लें, क्योंकि एक ही पोल हमें नज़र आ रहा है।
ठीक है, तो पोल्स कहाँ पर हमारे पास है, एक ही पोल है विच इज़ एट z इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, इसको भी हम ड्रॉ भी करके देखेंगे। और अब अगर हम ये हमारे पास पोल्स है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ज़ीरोस की, तो जो न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन है दैट इज़ इक्वलेंट टू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ज़ीरो के बराबर ऑफ कोर्स हमें इसलिए पुट करना है क्योंकि हमें इस इक्वेशन की रूट्स चाहिए ज़ीरोस वैल्यूएट करने के लिए, ज़ीरोस की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए। ये जी पॉजिटिव के साथ अपीयर हो रहा है, z रेज़ टू पावर m+1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं अब यहाँ पे इसका डायरेक्टली आंसर लिखती हूँ, फिर हम ज़रा उस आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। ये इक्वेशन या इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो होगा कुछ इस तरह से। हाँ जी, ये मैंने लिखा है z के इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर j 2 पाई डिवाइडेड बाई m+1 मल्टीप्लाई बाई k। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ी सी समझ आ रही हो तो बेसिकली इस इक्वेशन के m+1 रूट्स होंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के m+1 रूट्स होंगे, ये हमें z की पावर से पता चल रहा है। तो जो रूट्स हैं वो बेसिकली रूट्स का जो नंबर है वो k से शो होगा। तो k की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते जाएंगे और हमें वो वाला रूट यहाँ से मिलता जाएगा, यानी कि उस ज़ीरो की वो लोकेशन या वो पोजीशन पता चलती जाएगी या वो न्यूमेरिकल वैल्यू पता चलती जाएगी। ओके, तो k जो है वो यहाँ पर वेरी होगा 0 से लेकर n तक। अच्छा, अब हम ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं पहले कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये रूट्स कैसे आ गए। स्टार्ट हमें थोड़ा सा पीछे से लेना पड़ेगा इस इक्वेशन से, जहाँ पे हमारे पास सिंपल एक डिक्लेरेशन हो जैसे ये, तो इसका मतलब ये है कि z की बेसिकली एक ही रूट है, उसकी पावर में चूँकि 1 अगर हम लिखें या ना लिखें उसका एक ही मतलब है। तो इस तरह की क्वेश्चन में हमें पता है कि z की एक ही वैल्यू पॉसिबल है। जब हम पावर बढ़ा के z² लिखते हैं, ठीक है, तो तब हमें इसको सॉल्व करके अंदाज़ा है कि सॉल्यूशन क्या आते हैं +1 और -1। ठीक है, अच्छा ये यहाँ तक तो हम लोगों ने मैथ्स में बहुत बार किया है, लेकिन मैं एक चीज़ जो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी वो ये कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज z डोमेन में भी, मतलब हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन में भी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है कि हमारे पास किसी जगह पे z² 1 आ जाए, उसको सॉल्व करके हम +1 -1 लिखें, तो हमें अपनी इंट्यूशन से पता है कि अगर आप इसको इन ज़ीरोज़ को प्लॉट करोगे तो वो ज़ीरोज़ यहाँ पर और यहाँ पर प्लॉट होंगे। ठीक है, यानी कि उनके दरमियान इक्वल डिस्टेंस है, इक्वली स्पेस्ड ज़ीरोज़ हैं। हम इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह से और इस तरह से नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा इससे मज़ीद आगे चलते हैं। ये हमारे पास z² 1 का सोल्यूशन है। ठीक है, जो दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं उनको जब हमने ज़ीरोज़ की टर्म्स में प्लॉट किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इक्वली स्पेस्ड ज़ीरोज़ हमें मिलते हैं। यहाँ तक तो रियल नंबर्स वेल एंड गुड परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमें पता है कि z इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब हम इसकी पावर 3 या बियॉन्ड जाएंगे तो वहाँ पर रियल नंबर से काम नहीं चलेगा, फिर हमारे पास आंसर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी पॉसिबल है, हम इन दोनों नंबर्स +1 और -1 को भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर रियल नंबर से काम चल सकता है ऑफ कोर्स वहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पड़ती है जब पावर 3 या उससे बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब z³ = 1 हमें जो रूट्स देगा z के लिए, यानी कि जो z की वैल्यूज़ इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगी, दैट वुड बी e⁻j 2π/3 0 e⁻j 2π/3 ये 0 मतलब k की जगह या 1 की जगह, सॉरी k की जगह रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये 0 और ये यहाँ पर हम लोगों ने 1 लिखा, और जो तीसरा रूट आया वो ये होगा।
ठीक है। अब इसकी एक तो चीज़ हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, वो ये कि इसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ बनेगी अप्रॉक्सीमेटली इस तरह, ठीक है। दिस डायग्राम इज़ नॉट अप टू स्केल, ठीक है, थोड़ी गलती भी हो सकती है हाथ पे इन दोनों ज़ीरोज़ में, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी, इक्वली स्पेस्ड ज़ीरोज़। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी समझने की बात ये भी है कि हम लोगों ने ज़ीरोज़ को रखना तो यूनिट सर्कल के ऊपर ही है, तो हम उसको इक्वली स्पेस्ड ज़ीरोज़ क्यों कहते हैं, या हम इक्वल स्पेस क्यों इंश्योर करते हैं दो ज़ीरोज़ के दरमियान में, दो रिस्पेक्टिव ज़ीरोज़ के दरमियान में। अब उसकी वजह ये है कि लेट्स सपोज हम ये कह दें कि जी क्यूब इज इक्वल टू 1 का जो सोल्यूशन है वो ये है, ठीक है। आपकी नज़र आ रही है कि मैंने रैंडमली 3 ज़ीरोज़ रख दिए यूनिट सर्कल के क्रॉस, ठीक है। वो मैं ये वाले दो या ये तीनों, इनकी कोई भी पोजीशन अज्यूम कर ली, ये 3 पोजीशंस आप ले लो या कोई और पोजीशन आप ले लो, ठीक है। तो ये जो 3 पोजीशंस होंगी ना, ये जब आप इन पोजीशंस को लेकर ये इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इक्वेशन ये वाली मिलेगी नहीं हमें। ये इक्वेशन हमें सिर्फ मिलेगी अगर हम ये 3 वैल्यूज़ अज्यूम करेंगे जी की, ठीक है। यानी कि जब हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी विच इज़ समथिंग लाइक z रेज़्ड टू पावर m इज इक्वल टू 1, और हम जब z रेज़्ड टू पावर m इज इक्वल टू 1 के m रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली हमें इस तरह के कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स मिलते हैं विच मस्ट बी इक्वली स्पेस्ड। अगर हम वो इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज़ या एक्सपोनेंशियल्स अज्यूम नहीं करते तो हमें वापस ये वाली इक्वेशन नहीं मिल सकती, ठीक है। मसलन आप एक छोटी सी एक्सरसाइज जो यहाँ पे कर सकते हो इसको वेरीफाई करने के लिए, वो ये है कि ये हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये 3 रूट्स निकाले। वो ये है कि हमारे पास जो h और z का एक्सप्रेशन है, ओके यहाँ पे वापस थोड़ी सी जगह कम है, मैं वापस यहाँ से शुरू करती हूँ। अच्छा, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन का ये एक्सप्रेशन है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि m की वैल्यू हम लोगों ने 3 ली थी, तो फ़िलहाल अगर हम सिर्फ इसके ऊपर कंसंट्रेट करें, ठीक है, तो हमारे पास ओके, या फिर हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। m इज इक्वल टू m प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 3 1 माइनस g माइनस 3 1 माइनस जी इनवर्स, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में एक टर्म अपीयर हो रही है, तो हमारे पास जो 3 रूट्स आएंगे उनको अगर हम यहाँ पे लिखें, पहले हम ज़रा इस तरह से लिख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने उन रूट्स को लिखना कैसे है, ठीक है। और उसके बाद हम उनको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इनके लिखेंगे, ठीक है। तो इन 3 रूट्स को इस तरह से लिखा जाएगा। चूँकि एक रूट यानी कि जी नॉट वॉज इक्वल टू 1, तो उसको हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद ई रेज़्ड टू पावर जे 2 पाई बाई 3 जी इनवर्स, और ई रेज़्ड टू पावर जे 4 पाई बाई 3 जी इनवर्स, ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये चीज़ है। अभी आपने इसको और इसको कैंसिल आउट नहीं करना,
ठीक है, करना आपने ये है कि इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और ये देखना है कि वापस आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है कि नहीं आता जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है। और फिर यहाँ तक आप रुक जाओ तो ठीक है, वेरी गुड, अदरवाइज आप यहाँ पर यानी कि Z0 की, Z1 की, Z2 की कोई और 3 वैल्यूज़ लेकर जो कि यूनिट सर्कल के ऊपर प्लेस्ड 3 ज़ीरोज़ हों, कोई भी रैंडमली 3 वैल्यूज़ लेकर यहाँ पे प्लेस करो और फिर देखो कि उसके बाद एक्सप्रेशन आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर समझा ये है कि जब हमारे पास इक्वेशन की डिग्री इस तरह की डिग्री मतलब एक 3 या अबव चली जाए तो फिर हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पहली बात। और वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आते हैं क्योंकि हमें उसका पता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो वो बेसिकली इक्वली स्पेस्ड ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, यूनिट सर्कल के ऊपर मैग्नीट्यूड उनका 1 रहेगा लेकिन उनके दरमियान जो एंगल है, हर 2 कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ के दरमियान जो एंगल है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी ये समझने के लिए कि हमारे पास जब ये वाली इक्वेशन आएगी और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हमें m+1 रूट्स इसके मिलेंगे जिसको हम z ऑफ k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पोल की भी इक्वेशन लिखी थी, ये हमारे पास अब ज़ीरोस की इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं कि ये पोल्स और ज़ीरोस प्लॉट कैसे होते हैं। ओके, तो एक हमारे पास है पोल जो कि है यहाँ पर। ठीक है, बाकी हमारे पास है m+1 पोल्स जिनमें m+1 रूट्स m+1 ज़ीरोस जिनमें से पहला ज़ीरो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये सारे इक्वली स्पेस्ड ज़ीरोस हम प्लेस करेंगे सच दैट के हम आखिरी ज़ीरो यहाँ पे रखें। ठीक हो गया, यानी कि ये आप समझ लो कि ये हम लोगों ने ओमेगा नॉट या ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर 0 रखा, फिर ओमेगा 1 ओमेगा 2 और फिर हम लोगों ने यहाँ पर आखिरी 0 रखा जो कि ओमेगा m पर है। सही, तो टोटल m+1 ज़ीरोज़ हो गए जो कि हम लोगों ने इस यूनिट सर्कल के क्रॉस रखे हैं। अच्छा, अब ये देखें हमें समझ आ जानी चाहिए कि जब ज़ीरो और पोल एक ही जगह पे हों तो वो एक दूसरे का इफेक्ट नलिफाई कर देते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि जो वेक्टर की लेंथ न्यूमरेटर में अपीयर हुई होगी इस ज़ीरो की वजह से एग्जैक्टली वही वेक्टर उसी मैग्नीट्यूड के साथ अपीयर हो रहा होगा इस पोल की वजह से जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर मैं इसको फॉर द टाइम बिंग इरेज कर दूं, ठीक है, तो ये हमारे पास इफेक्टिव पोल ज़ीरो डायग्राम बनी एक कॉम फिल्टर की जिसमें यूनिट सर्कल के इर्द गिर्द m ज़ीरोज़ रखे गए हैं। ठीक है, जो m+1 ज़ीरो था वो उस पोल की वजह से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारी उस क्वेरी का हमें जवाब मिल गया कि वाई नॉट m+1 ज़ीरो, जो हम लोगों ने शुरू में कहा था कि इक्वेशन को देख के हमें पता चलता है कि उसके h ऑफ z में एक टर्म इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि m ज़ीरोज़ हम रखते हैं नॉट, या m फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट होती है नॉट m+1। तो एक तो हमें उसका जवाब मिल गया कि उसकी वजह क्या है, और दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि हर दो ज़ीरोज़ के दरमियान एक जैसा डिस्टेंस है, every two consecutive zeros are equidistant other than these two। ठीक है, इसको हम जरा रेड से शो कर देते हैं। ठीक है, इनके दरमियान डबल डिस्टेंस है या डबल एंगल है। ठीक है, उसकी क्या वजह है वो भी हमें पता चल गया क्योंकि उनके दरमियान का जो ज़ीरो था वो बेसिकली एलिमिनेट हो गया, गायब हो गया पोल की वजह से। तो टोटल m ज़ीरोज़ यूनिट सर्कल के इर्द गिर्द रखे जाते हैं। ठीक है, अब हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर हम लोगों ने एक m = 10 यानी कि 10 फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट करने के लिए एक फ़िल्टर डिज़ाइन करना हो
तो वो हम कैसे करेंगे। तो एक हम फिल्टर डिज़ाइन करने लगे हैं where we want to eliminate 10 frequencies, so we will equate m to 10. ओके तो इस फिल्टर के लिए जो डिफरेंस इक्वेशन लिखी जाएगी दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लिखा जा सकता है इस तरह, ठीक हो गया। और इसका ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा जा सकता है इस तरह से, which can be further solved as this, ठीक है, जब एक पोल और एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अच्छा, अब आगे हम जब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो दैट वी मे नो कि हम लोगों ने एग्जैक्टली जो 10 ज़ीरोज़ हैं वो कहाँ पे रखने हैं, तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है कि हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले तो बेसिकली ज़ीरो था ना, ठीक है, तो ये जो ज़ीरो है ये तो बेसिकली एलिमिनेट हो गया पोल की वजह से, ठीक है, एलिमिनेटेड बाय पोल। उसके बाद पहला जो ज़ीरो है वो 2π/11 इंटू 1, अगला रखा जाएगा इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उससे अगला रखा जाएगा इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे सच दैट कि जो हमारी लास्ट फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर वो ज़ीरो प्लेस किया जाएगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये टोटल 10 ज़ीरोज़ हो गए, ये हमारा पहला ज़ीरो है, ठीक है, और ये हमारा 10th ज़ीरो है। तो ये जो 11 आया ये ऑफकोर्स m+1 से आया, तो इस तरह से हमारे पास ये 10 लोकेशंस या 10 ज़ीरो की वैल्यूज़ आ जाती हैं जाएंगे। अच्छा, अब आप पोल ज़ीरो डायग्राम तो इसकी आराम से बना सकते हो। एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसका एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स कैसा बनेगा, विच इज़ अगेन नॉट डिफ़िकल्ट, बट लेट्स सी। how it is done. अच्छा, आई थिंक एक कंफ्यूजन प्रॉब्ली, ओके हाँ, एक कंफ्यूजन मुझे हुई थी। मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग ज़ीरो से लेकर पाई तक एम फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट करेंगे। दिस इज़ नॉट द केस, हम प्रिंसिपल रेंज में एम फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट करेंगे, यानी कि ज़ीरो से लेकर 2π तक। यस, विच इज़ ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि हम लोगों ने जो पोल्स जो ज़ीरोस प्लॉट करने हैं वो हम लोगों ने यूनिट सर्कल के अराउंड करने हैं। तो ओके, हमारे पास जो प्रिंसिपल रेंज होगी यानी कि 0 से लेकर 2π तक या -π से लेकर π तक, उस प्रिंसिपल रेंज में एम फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पहली फ्रीक्वेंसी एलिमिनेट हुई है या होगी विद इट विल बी 2π/11, नेक्स्ट वुड बी 2π/11, और जो लास्ट फ्रीक्वेंसी एलिमिनेट हुई है दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अगेन आई एम सॉरी फॉर कॉजिंग द कंफ्यूजन,
लेकिन जो चीज़ यहाँ पे समझने की है, या मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, वो ये है कि प्रिंसिपल रेंज में हम m फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट करते हैं, ज़ीरो से लेकर पाई में m फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट नहीं करते, ठीक है, विच इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द ज़ीरो पोल प्लॉट, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली जो m ज़ीरोस प्लेस किए हैं वो पूरे यूनिट सर्कल के क्रॉस प्लेट्स किए हैं, ठीक है, सिर्फ हाफ या सेमी सर्कल यानी कि जो ज़ीरो से लेकर पाया आता है सिर्फ उसमें प्लेस नहीं किए। ओके, तो ये हमारे पास जो एम्पलीट्यूड रिस्पांस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का। अब इसकी एक छोटी सी वेरिएशन है जिसको कॉम रिवर्बरेटर कहते हैं। ठीक है, कॉम रिवर्बरेटर ये होता है कि जैसे दैट इज ऑपोजिट टू कॉम फिल्टर, जहाँ पे हम एग्जैक्टली एम फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट कर रहे हैं, तो कॉम रिवर्बरेटर में हम एम फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करना चाहते हैं। हम एग्जैक्टली चाहते हैं कि वो जो एम फ्रीक्वेंसीज हैं सिर्फ वही पास आउट हों। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ ये कि कॉम फिल्टर की एप्लीकेशन क्या है। समटाइम्स हमारे सिस्टम्स में कोई एक फ्रिक्वेंसी जनरली डिस्टर्बिंग फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन फ्रिक्वेंसीज हमेशा दे डोंट एक्ट अलोन। अगर एक फ्रिक्वेंसी जनरेट हो गई किसी भी वजह से, किसी कंपोनेंट की मेल फंक्शनिंग की वजह से, तो वो फ्रिक्वेंसी जनरली इट कम्स विद इट्स हार्मोनिक्स, ठीक है। तो फिर एक अकेली फ्रिक्वेंसी भी अगर सिस्टम में एंटर हो गई है और हमारी आउटपुट को ख़राब कर रही है, तो वो उसके हार्मोनिक्स भी उसमें शामिल होंगे। तो जब हम लोगों ने एक खास फ्रिक्वेंसी और उसके हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना होता है, तो कॉम फिल्टर को हम तब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कॉम रिवर्बरेटर जहाँ पे हम एक खास फ्रिक्वेंसी और उसके हार्मोनिक्स को पास आउट करना चाह रहे हैं विद एम्पलीफिकेशन, तो वहाँ पर कॉम रिवर्बरेटर यूज़ होता है। इसकी जो डिफरेंस इक्वेशन है, इट इज़ नॉट एन FIR फिल्टर लाइक या अनलाइक कॉम फिल्टर, ये एक IIR फिल्टर होता है। इसकी डिफरेंस इक्वेशन लिखी जाती है इस तरह, और ट्रांसफ़र फंक्शन भी आप इजीली देख सकते हो कि लिखा जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम इसके ज़ीरोस तो नहीं है, एटलीस्ट फिनिट ज़ीरोस नहीं है। वो तो हम लोगों ने जैसे बताया था कि चूँकि ज़ीरो पोल्स बराबर होते हैं, तो उस डेफिनेशन के थ्रू उसके ज़ीरोस निकल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये गिवन रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफर फंक्शन, इसमें कोई ज़ीरोस नहीं है। तो इसके बेसिकली D नंबर ऑफ पोल्स हैं, और वो जो पोल्स हैं वो रखे जाएंगे बहुत करीब यूनिट सर्कल के। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड D पोल्स, ठीक है। इसमें वो वाला चक्कर भी नहीं है अब, जो कि मैंने कॉम फिल्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि पहला जो पोल है और जो आखिरी पोल है, ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं P1 और इसको हम कह देते हैं PD, कि इन दोनों पोल्स के दरमियान भी उतना ही डिस्टेंस है या उतना ही एंगल डिफरेंस है जितना P1 और P2 के दरमियान, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ज़ीरो मौजूद नहीं है जो कि इस पोल को कैंसिल आउट कर रहा हो, ठीक है। तो ये सारे इक्वी डिस्टेंट पोल्स हैं और दे आर टोटल D इन नंबर, और जब हम इनकी वजह से जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो प्लॉट करना चाहें, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अगेन आई वुड एम्फसाइज कि अब ये 2 पाई की बात हो रही है, ठीक है। तो अगेन प्लीज डोंट माइंड माई ड्राइंग विच इज़ नॉट अप टू स्केल, ये इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो जो पहली फ्रीक्वेंसी पास आउट हुई, जिसकी वजह से पहली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट हुई, दैट वुड बी ओमेगा 1। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वुड बी ओमेगा 2। ओमेगा 1 इज द सेम फ्रीक्वेंसी विच इज़ ड्यू टू P1, ठीक है, दिस पोल। और जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होगी दैट वुड बी ओमेगा D।
ठीक है, विच इज़ ड्यू टू द पोल PD। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स बनेगा कॉम्ब रिवर्बरेटर का। ठीक है, तो फर्दर उसमें आप इसको देख सकते हो, इसके डिज़ाइन प्रॉब्लम्स किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो ओके, आई थिंक वी कैन स्टॉप हेयर। और हम लोगों ने जो इससे अगली चीज़ करनी है दैट इज़ ऑल पास फिल्टर, विच इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्टर टू रीड अबाउट। ठीक है, तो यहाँ से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अल्लाह हाफ़िज़।